नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं इनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? आपके सामने पहला ऑप्शन है परस्पर सहयोग का, दूसरा परस्पर आदान प्रदान का, तीसरा परस्पर मिलना और चौथा है परस्पर विरोध। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परस्पर विरोध। व्यक्तिवाद व समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? पहला है मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, दूसरा है मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, तीसरा है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत और चौथा है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत जो है यह व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। पहला है अराजकतावाद, दूसरा व्यक्तिवाद, तीसरा मार्क्सवाद और चौथा है श्रमिक संघवाद। तो जो राज्य एक आवश्यक बुराई है यह विचारधारा आपकी व्यक्तिवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो इसमें व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। पहला है ग्राहम वालास, दूसरा हेयक, तीसरा है GDH कोल और चौथा है JS मिल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी GDH कोल। ये व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्तिवाद के समर्थक हैं वह हैं ग्राहम वालास, हेयक, मिल, ये सब व्यक्तिवादी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा बेंथम, तीसरा JS मिल और चौथा है स्पेंसर। तो जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जाता है वह है स्पेंसर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो जो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है किसका, कौन है वो? पहला है ग्राहम वालास, दूसरा लास्की, तीसरा लीकॉक और चौथा हॉब्स। तो जो ग्राहम वालास हैं ये आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का कौन प्रवक्ता है? पहला है लास्की, दूसरा लीकॉक, तीसरा हॉब्स, चौथा है ग्राहम वालास। तो इसमें से जो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है वह है ग्राहम वालास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है? तो इसमें व्यक्तिवादी विचारक कौन है? पहला है हैराल्ड लास्की, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है अरस्तु।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये एक व्यक्तिवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला है प्लेटो, दूसरा स्पेंसर, तीसरा रूसो और चौथा लॉक। तो जो योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत है यह आपके स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? पहला है धर्मनिरपेक्ष राज्य, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और चौथा है इनमें से सभी। तो जो लेसेस फेयर का अभिप्राय है वह है इसका व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेसेस फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो जो लेसेस फेयर का सिद्धांत है वह किससे प्रभावित था? पहला है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, दूसरा है स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, तीसरा है उपर्युक्त दोनों यानी ए और बी दोनों से, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो लेसेस फेयर का सिद्धांत है यह आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, यह किसने कहा है? पहला है प्रोफेसर सी एफ स्ट्रांग, दूसरा है प्रोफेसर के सी होयर, तीसरा है प्रोफेसर लास्की और चौथा है जेम्स वाइस। तो यह जो कहा गया है यह प्रोफेसर के सी होयर ने कहा है कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीक राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? पहला है आलमंड एंड पावेल ने, दूसरा है लासबेल व कापलान ने, तीसरा है रॉबर्ट ए डहल ने और चौथा है गिलक्राइस्ट ने। तो यह जो परिभाषा दी गई है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह लासबेल और कापलान ने इसकी परिभाषा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? पहला है कैटलिन, दूसरा हैंस मार्गेनथाउ, तीसरा चार्ल्स हैगन और चौथा है हेराल्ड लासबेल तथा अब्राहम कैपलन। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह है आपकी हेराल्ड लासबेल तथा अब्राहम कैपलन ने कहा है कि राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, तो कभी कभी क्या कहा जाता है? पहला है सूकर दर्शन, दूसरा नीतिपरक दर्शन, तीसरा आदर्शवादी दर्शन और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी सूकर का दर्शन भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सख्त विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, सख्त की यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा दी गई है किसकी है? पहला है लॉस बेल, दूसरा आमंड, तीसरा ईस्टन और चौथा लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सख्त विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, यह परिभाषा लॉसबेल के द्वारा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक सख्त की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? पहला है डेविड एप्टर, दूसरा एलन बॉल, तीसरा एमोस और चौथा है लीकाक। तो यह जो परिभाषा दी गई है यह एलन बॉल के द्वारा दी गई है। एलन बॉल कहते हैं कि राजनीतिक सख्त की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? पहला है डेविड ईस्टन, दूसरा रॉबर्ट डहल, तीसरा लॉस बेल और चौथा आर्थर बेंटले। तो जो आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना दी है वह आर्थर बेंटले ने दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? पहला है शक्ति का अध्ययन, दूसरा है सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, तीसरा है संघर्ष का तनाव का अध्ययन, चौथा है मानव स्वभाव का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार दास्ता। तो अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? पहला है दैवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, दूसरा अप्राकृतिक और अस्थायी है, दूसरा प्राकृतिक और दैवी है किंतु निंदनीय है, और चौथा है प्राकृतिक और लाभदायक है। तो अरस्तु के अनुसार दास्ता एक प्राकृतिक और लाभप्रद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर। तो क्या लागू करने पर? पहला, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, दूसरा है भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, तीसरा है सभी आदिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। अरस्तु ने नागरिकता की यही अवधारणा लागू की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला है बाध्यकारिता, दूसरा सामीप्य, तीसरा स्वेच्छा और चौथा दया। तो जो इसमें से नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है वह है आपकी बाध्यकारिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने। पहला ऑप्शन है जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, दूसरा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, तीसरा सख्त की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया, और चौथा है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद
एक प्रवृत्ति थी जिसने जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है संवैधानिक दृष्टिकोण, तीसरा है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और चौथा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो जो व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? पहला है डेविड ईस्टन, दूसरा चार्ल्स मेरियम, तीसरा ग्रेबियल आमंड और चौथा है ग्राहम वालास। तो जो व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक है वह चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है। तो यह किसको श्रेय है? पहला है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को, दूसरा है रूसी राजनीतिक विचारकों को, तीसरा है एशियाई राजनीतिक विचारकों को और चौथा है अफ्रीकी राजनीतिक विचारकों को। तो जो व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है यह अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ? पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। तो जो व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में हुआ था वह अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। तो व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन हैं? पहला है प्रोढ़न, दूसरा मैकियावेली, तीसरा मैकाइबर और चौथा है चार्ल्स ई मेरियम। तो इसका राइट आंसर है व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? पहला है जे बेंथम, दूसरा जे एस मिल, तीसरा टी एच ग्रीन और चौथा ई वारकर। तो जो मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया वह आपके हैं जे एस मिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? पहला है बी एफ स्किनर, दूसरा है डेविड ईस्टन, तीसरा है लियोनार्ड वाइट और चौथा है सूमा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपके बी एफ स्किनर। इन्होंने कहा है कि मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। तो इसमें से उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण क्या नहीं है? पहला है प्रवृत्ति से पूर्वसार, दूसरा सामाजिक परिवर्तन प्रबल, तीसरा कर्मनिष्ठ विज्ञान और चौथा सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है।
तो सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा यही इसका लक्षण नहीं है। इसके अलावा उत्तर व्यवहारवाद का जो लक्षण है वह है प्रवृत्ति से पूर्व सार, दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल और कर्मनिष्ठ विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? पहला है व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, दूसरा व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, तीसरा है परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, और चौथा है संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। तो जो उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है वह है आपका संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। तो क्या प्रमुख विशेषता है? पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा राज्य का अध्ययन, तीसरा ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, और चौथा है यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख एक जो विशेषता है यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। अगला क्वेश्चन है, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेशन शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, दूसरा राजनीतिक दलों की व्याख्या में, तीसरा दबाव समूहों की व्याख्या में, और चौथा राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। तो इसका राइट आंसर है निवेश, निर्गम और पुनर्निवेशन शब्दों का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करने में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? पहला है व्यवस्थाबद्धीकरण, दूसरा प्रमाणीकरण, तीसरा प्रासंगिकता का सिद्धांत, और चौथा समग्रता। तो जो डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्षण नहीं है वह है आपका प्रासंगिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है। तो व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? पहला है फांसीवाद से, दूसरा प्रत्यक्षवाद से, तीसरा उपयोगितावाद से, और चौथा आदर्शवाद से। तो जो व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है यह प्रत्यक्षवाद से लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्षवाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? पहला है हेराल्ड लास्की, दूसरा लॉस बेल, तीसरा चार्ल्स बेल ने, और चौथा डेविड ईस्टन ने। तो जो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की है यह डेविड ईस्टन ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थीं? प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। पहला है व्यवहारवाद की, दूसरा उत्तर व्यवहारवाद की, तीसरा संप्रेषण सिद्धांत की, और चौथा निर्णय निर्माण सिद्धांत की। तो जो मुख्य मांगे थी वह थी आपकी, इसका राइट आंसर है आपका उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद उपागम की दो मुख्य मांगे थी। पहली थी प्रासंगिकता एवं दूसरी थी कार्यवाही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद बल देता है तो यह किस पर बल देता है। पहला है उपादेयता पर, दूसरा कृत्य पर, तीसरा है ए और बी दोनों पर, और चौथा है उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है यह आपका ए और बी दोनों पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी उपादेयता पर और कृत्य पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है। पहला है तकनीकी प्रभुत्व, दूसरा पूंजीवादी प्रभुत्व, तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर यह विशेषकर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर बात की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। पहला है ए.आर. बाल ने, दूसरा डेविड ईस्टन ने, तीसरा ग्रेवियल आमंड ने, और चौथा लिपसेट ने। तो यह जो कहा गया है यह आपका डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है। पहला है व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक हित के मध्य विभाज्य दीवार, दूसरा व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, तीसरा है सामाजिक हित और कल्याण परंपराओं से आबद्ध है। तो जो समाज कल्याण की सही संरचना है वह है आपकी व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक संतुष्ट सुगर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है, यह कथन किसका है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है बेंथम के सुखवाद से, दूसरा जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से, तीसरा अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, और चौथा अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से। तो यह जो कथन है यह जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से है। तो मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट सुगर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। पहला है हीगल, दूसरा ग्रीन, तीसरा बोसांके, और चौथा बेंथम। तो इसमें से जो आदर्शवादी विचारक नहीं है वह है आपका बेंथम। बेंथम आदर्शवादी विचारक नहीं है। इसके अलावा हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि ये सभी आदर्शवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। पहला है मैकियावेली, दूसरा बोंदा, तीसरा हॉब्स और चौथा लॉक। तो मैकियावेली कहते हैं कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।